नमस्कार। आफ्टर कोरोना की सीरीज में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। आपने बहुत पढ़ा होगा, करीब 20 से 22 साल से आप दैनिक हैं। तेज साहब आज हमारे साथ हैं। रघुरामन साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आपको आ रही होगी संभवतः। हाँ, अभी आ रही है जी। सर, आज का जो हमारा विषय है, हम आफ्टर कोरोना ख्यात 150 लोगों तक पहुंचाते हैं कि कोरोना जैसी आपदा ने पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को एक बार फिर और हमें ये समझना होगा कि हम अपने व्यवहार में और सरकारी स्तर पर नीतियों में क्या परिवर्तन लेकर आए, जिससे हमारा जीवन सुलभतम हो सके और ऐसी और अन्य आपदाएं शायद आपको थोड़ा सा वापस क्वेश्चन को पूछना पड़ेगा क्योंकि आधा चीज सुनाई नहीं दिया मुझे। अभी आती है भविष्य नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। में रघुरामन साहब जो है, मुख्य रूप से रघुरामन साहब है, उनका अपना प्रबंधन का जो कौशल है कि आपके जीवन पर कोरोना ने जो भी विपरीत परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोगों का जो बिजनेस है वो ट्रैक आउट हो गया है, कई लोगों के लेखन पठन पाठन सब तरह से जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे प्रभावित होने के बाद हम किस तरह से अपने आप को पुनः प्रबंधित करें, किस तरह से हम अपनी मैनेजरियल के जरिए अपने जीवन को पुनर्सृजित करें, एक बार फिर से हम उठ खड़े हों, इस विषय पर हम बात करेंगे रघुरामन साहब से। रघुरामन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अभी वो लास्ट जी, 3 वर्ड सुनाई मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभी पहुंची है। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, इस पूरी आपदा ने हर स्तर के व्यक्ति को बुरी तरह से प्रभावित किया है, चाहे वो बहुत बड़ा उद्योगपति हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई नौकरी पेशा हो, इवन कोई छोटे-मोटे काम करने वाले कामगार भी, सबको प्रभावित किया है। और ऐसे में एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस सबके ऊपर है। मेंटल स्ट्रेस है और फिर अब उसको अंततः फेस हम ही आपको करना है। तो वो क्या मैनेजरियल स्किल्स होने चाहिए, वो हमारे क्या पॉइंट्स हम अपने अंदर पैदा करें हमारी सोच में, जो हमें फिर से खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं? बहुत सिंपल चीज है कि हम कभी नॉर्मली चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते और चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से हमको लगता है कि हम प्रभावित हुए हैं। तो आमतौर पर अगर आप देखोगे तो आप 1960 से लेकर 70 से लेकर 80 90 2000 2010 पे हर 10 साल में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे कुछ डिकेड्स में हमने डॉक्टरों को पैदा किया क्योंकि हमें वॉर के वजह से कुछ बीमारियां हुई या बीमारी के वजह से वॉर बीमारी ये दोनों चल रहा था उस पर्टिकुलर डिकेड में। फिर बाद में एक गवर्नमेंट आई, जो गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, इसीलिए इंजीनियर को पैदा करना चाहिए। फिर उसके बाद फार्मेसी वालों को, फिर केमिस्ट वालों को, फिर उसके बाद कंप्यूटर एक्सपर्ट को। इस तरह से हर 10 साल में अगर आप देखोगे तो हमारे देश में एक प्रकार का ट्रेंड चला है, देश ही नहीं पूरी पृथ्वी में ये ट्रेंड चला है कि हमको नए नए सेगमेंट पे हमें बहुत सारे वर्कफोर्स चाहिए। लेकिन हम लोगों ने जब चेंजेस हुआ था तो जब कंप्यूटर एक्सपर्ट आए तो बात कहने लगे कि यार ये क्या है, ये नए लोग कुछ आ गए, नया चीज कर रहे हैं, इस बात की बात हो रही थी क्योंकि हम चेंजेस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। तो बाय एंड लार्ज हम नई चीजों को, जैसे आजकल आप होटल इंडस्ट्री, आरजे रेडियो स्टेशंस पे जो आरजे काम करते हैं, स्टाइल कंसल्टेंट है, इमेज कंसल्टेंट है, इस प्रकार के नई नई चीजें नए नए अवतार पे आते जाता था, लेकिन हम उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब ऐसा समय आ गया है कोरोना वायरस की वजह से जहां पे हमारी मोबिलिटी बंद हुई है, यानी कि हमारा आना जाना कहीं पर भी थोड़ा सा बंद हुआ है और हम बहुत सेफ्टी, सिक्योरिटी और सैनिटाइज्ड रहना पसंद करते हैं। ये 3 चीज आज शायद दुनिया में बहुत कंपलसरी हो गया है कि आपके और मेरे बीच में एक प्रकार की दूरी बने रहे, हम दोनों सिक्योर रहे
और हम दोनों ऐसे चीजों को यूज करें जो सैनिटाइज्ड हो, इन चीजों को यूज करें। इस ऐसे परिस्थिति में हम आज खड़े हैं। तो मैं कहूंगा कि मैनेजरियल पर्सपेक्टिव के नजर से आप कभी भी कस्टमर की जो नीड है उसको देखकर आप काम करते थे। तो अभी क्या बदला आपके लाइफ में? आपके लाइफ में कुछ नहीं बदला। आपको अभी भी कस्टमर की नीड को जानना है और उसके मुताबिक आपको तैयार करना है। अगर आपको अभी कपड़े के बदले में मास्क तैयार करना है, तो आप अगर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो तो मास्क तैयार कीजिए, क्योंकि मास्क आज की जरूरत की नीड है, लेकिन टेक्सटाइल का ही प्रोडक्ट है। तो आपको अभी शिफ्ट होना पड़ेगा अपनी सोच से कि हम एक जमाने में शर्ट प्रोड्यूस करते थे, पैंट प्रोड्यूस करते थे, ट्राउजर प्रोड्यूस करते थे, जो भी है, वहां से उठकर आपको अगर पीपीई प्रोड्यूस करना पड़ेगा या मास्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा या कोविड-19 के रिलेटेड आइटम्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो प्रोड्यूस कीजिए आप। तो कस्टमर की जो जरूरत है उस मांग के ऊपर अगर आपकी नजर रहेगी तो आप परिवर्तन करने में कभी सक्षम रहोगे। अगर आप ये सोचोगे कि आपकी बन बनाई इंडस्ट्री चलते ही रहना चाहिए 100 साल तक, कोई पूछना ही नहीं चाहिए, इसी चीज को कोई यूज करना चाहिए, तो थोड़ा नामुमकिन है। तो कोविड-19 में से हमारे ऊपर एक दबाव बनाकर चेंजेस को एक्सेप्ट करने की ये एक जगह है ये, या एक कारण है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने चेंज को जल्दी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। पहले हम चेंजेस को एक जगह पे एक्सपेरिमेंट होकर प्रूव होने के बाद करते थे, अभी ऐसा नहीं है। तो अगर हम चेंजेस को जल्दी से एक्सेप्ट करेंगे, और जो आदमी सबसे फास्टेस्ट रहेगा वो कोविड-19 के ये जो वॉर है, ट्रेड वॉर जो हम कह सकते हैं, ट्रेड वॉर मतलब मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने व्यवसाय की बात कर रहा हूँ। उस व्यवसाय की वॉर जो है उसको अगर जीतना है तो द क्विकेस्ट विल विन, नॉट द स्मार्ट फेलो। स्मार्ट रहना तो जरूरी है, लेकिन जो बहुत जल्दी बदली करेगा अपने आप को, वो इस रेस पे आगे जाएगा। सुनाई दे रहा है आपको, या वॉइस वापस ड्रॉप हो गया? जी जी, यानी ये कहा जा सकता है कि इस परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा डिफरेंटली, समय के अनुकूल परिवर्तित करें। बस यही कहना चाहता हूँ, यही कह रहा हूँ, समय के अनुसार इसको बदलें। और जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, चीजों को बदलना है, अभी जो बाजार की मांग है उसके अनुरूप अपना उत्पादन। साथ ही साथ रघुनंदन साहब, इसमें फिर भी व्यक्ति को रीस्टार्ट जैसा तो करना पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्ट चेंज करता है, अपने प्रोडक्ट की जो रेंज उसके पास थी, जो एक्सपर्टीज थी, वो एक्सपर्टीज को फिर नए एक्सपर्टीज में उसको जाना होगा। वो कैसे करेंगे? ये गलत है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जी, अगर हमारा जो इस शिफ्टिंग में अब जो कुछ ऐसे लोग भी हैं वो सिर्फ नौकरी पेशा थे, अब उनकी एक्सपर्टीज जिस नौकरी के हिसाब से थी उसमें उनकी नौकरी जा चुकी, अब वो किसी दूसरी नौकरी में शिफ्ट होते हैं, तो वो अपने आप को कैसे अपनी नई जॉब के हिसाब से कैसे बदलेंगे? कोई अगर मेडिकल स्टोर पे काम कर रहा था या कोई कपड़े की दुकान पे काम कर रहा था, कपड़े की दुकान पे वो कैसे कपड़े की दुकान वाला मेडिकल स्टोर पे? देखिए, पहली बात तो ये जो चेंजेस में आपको टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको तो आपको गले लगना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं टेक्नोलॉजी को नहीं समझता हूँ, टेक्नोलॉजी का मैं काम नहीं करूंगा, टेक्नोलॉजी मुझे नहीं समझ में आती है, मैं कंप्यूटर को ऑपरेट करना नहीं जानता हूँ, ये सब बोलने में कोई मतलब नहीं है। तो आप अभी देखिएगा, अभी बहुत सारे पेरेंट हैं जिनके घर पे, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एक है सब्जी वाले का एग्जाम्पल देता हूँ। सब्जी वाला आज तक जो आपको नॉर्मल वेजिटेबल और ऑर्गेनिक वेजिटेबल बेचता था, अब थोड़े दिन से उसने शुरू कर दिया कि सैनिटाइज वेजिटेबल बेचना शुरू कर दिया। यानी कि वो 2 धागे आपकी जो एल्युमिनियम फॉइल नहीं, वो जो प्लास्टिक की जो ट्रांसपेरेंट फॉइल होती है उसमें उसको पैक कर आपको सैनिटाइज वेजिटेबल बेच रहा है, जो आपको घर पे ले जाकर उसको सीधा खाना पकाना है, आपको धोने वीने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सैनिटाइज्ड है। पॉइंट 1। अब दूसरी तरफ देखिएगा, रघुनंदन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, देश के प्रख्यात गुरु हैं। जी सर, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, अब आप दूसरी तरफ देखिएगा, हमारे यहाँ टीचर्स हैं,
अब टीचर्स लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आपको। अब ऑनलाइन पढ़ाते समय घर में हमारी स्थिति ये है, जहां पे 2 बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके यहाँ ऐसी पोजीशन है कि दोनों बच्चों को उनको कंप्यूटर देना पड़ रहा है, दोनों बच्चों को कोई ना कोई सहारा देना पड़ रहा है पेरेंट्स के तरफ से, और दोनों पेरेंट कामकाज करने वाले लोग हैं। अब मान लीजिएगा कि एक घर पे अगर 2 लोग काम पे जा रहे हैं और 2 बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज को अटेंड करना है, तो बीच में कौन है बताइए? अब बीच में कोई नहीं है। तो यहाँ पे एक नई नौकरी आके खड़ी हो गई है, जो आप डाउनलोड टीचर, यानी कि वो टीचर जो सब्जेक्ट मैटर जो स्कूल से आता है उसको डाउनलोड करना, उसको सिखाना, उसको किस तरह से मेंटेन करना, उसको किस शेल्फ में लगाना, यानी कि आप क्लाउड में लगा के रखोगे या कोई फाइल बनाकर अपने आप में कोई कंप्यूटर में बना के रखोगे, ये सारी चीजें उन बच्चों को भी सिखाने वाला कोई चाहिए। अब वो जो मिडिल मैन जो है, जो कहीं और था, वो मिडिल मैन यहाँ घुसना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दरवाजा बंद हुआ तो दूसरा दरवाजा नहीं खुलता है, दूसरा दरवाजा खुलेगा, लेकिन आपको देखते रहना पड़ेगा कि वो दरवाजा है कहाँ। मेरा एक मित्र है इंदौर में, वो उनको तो कम से कम कुछ 300 लोग ऐसे चाहिए जो एक्चुअली टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में एक मिडिल लेवल बन के रहे। अब ऐसे लोग नहीं मिल रहे। अब ये नई नौकरी है, अब इस नौकरी की किसी ने कल्पना की भी नहीं, तो अपॉर्चुनिटी तो है ना, लेकिन आपने अगर देखा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। अब जिसके घर में बच्चा नहीं है वो अलग बात है, बट जिसके घर में बच्चा है उसका टेक्नोलॉजी, उसका अभी हम इंटरनेट की इतनी मारामारी कर रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटी, बैंडविड्थ, कंप्यूटर की जो रिलेटेड जो भी आपको डिजिटल हेल्प चाहिए, वो हेल्प करने वाला, वो सारे लोग चाहिए। अभी पहले प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन आता था, अभी डिजिटल वाले को मेंटेन करने वाला घर पे वापस आएगा, क्योंकि आपके घर में आप और आपके मिसेस के अलावा दोनों बच्चे भी तो एक्चुअली डिजिटल प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो उनको हेल्प करने वाला कौन आएगा। अब एक नई दिशा में आएगा। और दूसरी बात देखिएगा, जहां तक वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस की संबंध है, ठीक है, अब सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला है, काम कहाँ बदला है? काम तो वही है, आपको वही काम करना है, उनसे ही काम लेना है और उतना ही काम करना पड़ेगा। उसमें बदला कहाँ, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला है। आप ऑफिस में ड्रेस पहनकर, ड्रेस लगाकर आप जाते थे, आप घर में बैठकर अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक अपने टेबल में बैठकर काम कर रहे हो, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो सिंपल बात यह है, कुछ लोगों के लिए दुनिया बदला है, कुछ लोगों के लिए नहीं बदला है। अब स्टूडेंट को ले लीजिए, अब स्टूडेंट लोग कहते हैं कि दुनिया बदल गया, बिल्कुल नहीं बदला। स्टूडेंट उस जमाने में भी कॉलेज आता था, सीखता था, अपना कौशल बनाता था, अपनी स्किल को लेकर मार्केट में जाके बेचता था और उसको नौकरी मिलती थी। आज भी उसको कॉलेज में आना है, कॉलेज में आने का माध्यम शायद अलग हो सकता है, शायद इंटरनेट के माध्यम से उनकी पढ़ाई चालू हो, लेकिन कॉलेज तो आना पड़ेगा, उसकी सर्टिफिकेट तो लेनी पड़ेगी, उस एग्जाम को तो अपीयर करना पड़ेगा, उसके जो प्रोफेसर बोलते हैं उसको सुनना तो पड़ेगा। आपके एग्जाम के तरीके बदल गए होंगे, लंबा आंसर लिखने के बदले में छोटे आंसर हो सकते हैं, लेकिन मार्क तो मिलते ही है ना। अब उस मार्क से ही आप आपकी जो ग्रेड है वो मार्किंग होगी, उसी से ऊपर आपका सर्टिफिकेट बनेगा, उसी के ऊपर आपकी नौकरी फिक्स होगी। आपकी दुनिया कहाँ बदली है? आपकी दुनिया तो वैसे की वैसे ही है। हाँ, ये बदली जरूर है कि कॉलेज में आने के बाद जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो उस जमाने का एग्जाम्पल होता था, अब वो एग्जाम्पल नहीं चलेंगे। पोस्ट कोरोना वायरस के बाद जो दुनिया आएगी उसके एग्जाम्पल के मुताबिक उस कस्टमर को लिंक करना पड़ेगा, उस कस्टमर की जरूरत को समझना पड़ेगा, उसके मुताबिक उसकी जो उसको जो MBA पढ़ाते हैं या इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं उसको उस तरीके से पढ़ाएगा। अब जब उसको पढ़ाओगे तो वो आदमी उसके लिए तैयार होगा। एक नए कई एवेन्यूज निकल रहे हैं, बस आपको एक बार उनको देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अब ऐसे ही जो है, एक मैं स्टडी पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था अगर सारा कुछ हमने ऑनलाइन पे शिफ्ट किया और जो है रिमोट से ही हमने चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इससे प्रोडक्टिविटी पर लॉन्ग टर्म में असर पड़ेगा। क्या ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। CK रंगनाथन नाम का एक आदमी है जो केविन केयर कंपनी का मालिक है।
केविन कैर एक शैम्पू बनाती है, उसका मालिक है। 1983 में सीके रंगनाथन अपनी फैक्ट्री को बंद करने वाले थे, क्योंकि वो अपने शैम्पू को लेकर मार्केट में जब उतरे, वो हिंदुस्तान लीवर, गोदरेज जैसे बड़ी कंपनियों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाए। उन्होंने अपने वर्कर्स को कहा कि हम बंद कर रहे हैं, हम आपको आखिरी सैलरी दे पाएंगे ये महीना। वर्कर लोगों ने कहा कि सर हमको 1 महीने का मोहलत दे दीजिएगा, हम जाके पता लगाते हैं कि मार्केट की जरूरत क्या है। वो, या मुझे याद नहीं है 11 लोग या 16 लोग थे, उस जमाने का स्टोरी है, इससे उतना याद नहीं है नंबर कितना है, लेकिन वो 11 या 16 लोग मार्केट में गए और बहुत सारे महिलाओं से पूछा कि आप शैम्पू खरीदते क्यों नहीं। उनका जवाब क्या था मालूम है? वो बोले कि 25 रुपए की शैम्पू हम कैसे खरीदेंगे। तो फिर उन लोगों ने पूछा कि आप अपने बाल को धोते कैसे हो? बोले 1 रुपए का शिकाकाई पाउडर से। तो ये लोग वापस आए और सीके रंगनाथन को कहा कि हमको बॉटल बंद करना पड़ेगा और हमको शैम्पू को सैचे में डालना पड़ेगा और 1 रुपए में लाना पड़ेगा। और शैम्पू सैचे में आने की इतिहास यहाँ से शुरू होती है। उसी आदमी ने पिछले हफ्ते अपनी 40,000 स्क्वायर फीट की कॉर्पोरेट ऑफिस को बंद कर दिया। उसने कहा कि सारे के सारे मेरे एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम करेंगे। क्यों? उनकी प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ गई है और वो अपने 40,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस को किराए में देने के लिए ऐलान कर दिया। अब बताइए आप मेरे को, मींस आपके वर्कर आपके घर पे है, अपने घर पे है, उनकी प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ गई है। केविन कैर जैसा कंपनी जो 3,000 करोड़ के ऊपर कंपनी चलाती है, वो कहता है कि मेरे एम्प्लॉइज मुझे अच्छा प्रोडक्टिव देते हैं, मैं उनको घर भेज रहा हूँ, मैं उनको फैक्ट्री में काम नहीं कराऊंगा और उसको मैं रेंट पे दे रहा हूँ। तो अब मेरे को बताइए प्रोडक्टिविटी कहाँ कम हुआ? आपको काम लेने को आना चाहिए। आप अगर एक मैनेजर हो तो आपको काम लेने को आना चाहिए। आप इस पे दोषी मत ठहराइएगा कि घर पे रहेंगे तो काम नहीं करेंगे। आपको पीछे पड़ने की आदत, आपकी मैनेजरियल कैपेसिटी के ऊपर शक उठ रहा है मुझे। अगर केविन कैर कर सकता तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये काम करवाने का तरीका होना चाहिए। सर अब इसमें हम थोड़ा सरकार को भी जोड़ते हैं। सरकारी स्तर पर क्या ऐसी नीतियों का निर्माण होना चाहिए? कौन सी नीतियों को एक बार रिव्यू करना चाहिए, मैन पावर रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड और उद्योग इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो कि इसमें बाधा खड़ी करेंगी, जो कहीं ना कहीं जो है वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज या नए जो एवेन्यूज खुल रहे हैं उनको देखने में थोड़ा, अभी फिलहाल उनके साथ डील करने में थोड़ी सी वो कठिनाई पेश आएंगी? नहीं, मेरे ख्याल से हम बहुत जल्दी ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हर चीज पे बदली कर देगी, क्योंकि सरकार के देखिए कोविड-19 हमको हमारे पास घंटी मार के अंदर नहीं आया। कोविड-19 अचानक हमारे सर पे आके कूद पड़ा। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन की संख्या को अगर सरकार मैनेज कर रही है तो पहले तो उनका स्वास्थ्य और उनकी हॉस्पिटल और उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर ही पूरा नजर रहेगा। इसीलिए अगर आप देखोगे, अब देखिएगा निर्मला सीतारामन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी पूरी अटेंशन थी कि हम फैक्ट्री को रीस्टार्ट कैसे करें। गवर्नमेंट का पूरा ये था कि हम रीस्टार्ट कैसे करें। अब रीस्टार्ट करने के बाद ही कंजम्पशन के ऊपर हमारा असर पड़ेगा। हमने अभी तक कंजम्पशन के ऊपर नजर नहीं डाला, क्योंकि आप जो प्रोड्यूस करेंगे उसको कंज्यूम भी करने वाला कोई मार्केट में चाहिए ना। लेकिन सरकार के पास इतनी प्रेशर है, क्योंकि आपके पास 130 करोड़ लोग या 135 करोड़ लोग हैं जिनको सुरक्षित रखना आपका दायित्व है। तो आप अचानक बोलोगे कि इसमें नीति बनाइए, उसमें नीति बनाइए, अभी तक उनको उसमें सोचने का मौका भी नहीं मिल रहा है। हर एक शहर, मैं जिस शहर में रहता हूँ, बम्बई जैसी शहर में, आप मानोगे नहीं, हम कितने भी बेड बनाएंगे उतना कम पड़ेगा आने वाले 2-3 महीने पर, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ेगी। अब संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ेगी तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए बेड और मेडिकल फैसिलिटी भी तो चाहिए। मैं फोकस उस पे करूं या नीतियों पे करूं, आप बताइए मेरे को। जी बिल्कुल, अभी थोड़ा उसका व्यावहारिक पक्ष नहीं आ पाएगा उसमें। अगर आज नीति बनाते हैं तो व्यावहारिक नहीं हो पाएगा, अभी नहीं आ पाएगा। हमें करना चाहिए, हमें उम्मीद है सरकार संभालना चाहिए, वो सब हमारी एक तरफ की बात है। लेकिन प्रैक्टिकली आप जब जमीन में जंग में उतर के देखोगे तो अगर खून बह रहा है तो उसको मलहम पट्टी लगाऊं या मैं गन लेके दूसरे को शूट करूं, ये बात मैं पूछ रहा हूं आपसे। पहले अपना एक बार व्यवहारिक धरातल पर उसको चला के देख लेंगे कि ये ठीक चल रही है, उसके बाद उसमें क्या
नीतियों की आवश्यकता है, कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है, उस तरह के परिवर्तन किए जा सकेंगे। रघुरमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि खेती एक बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा ब्रॉडर है। एक अच्छा सोचने की बात यह है कि खेती पर इसका असर कम पड़ा है। क्या ये मौका है कि नए सिरे से खेती को थोड़ा-सा हम नए ढंग में लेकर आने की कोशिश करें सरकारें, और हम आप भी उनमें प्रयास करें कि उसको नए रूप ढंग में लेकर आएँ, और अब उसको एक हम बड़ा वो रॉ मटेरियल का बड़ा सोर्स, डायरेक्ट सोर्स बनाने की कोशिश करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरा अनुमान है, मैं अपने कॉलम के लिए मैं बहुत सारे लोगों से संपर्क करता हूँ, बहुत सारा जी। मीडिया प्लेटफॉर्म पढ़ता हूँ, तो मुझे मालूम है कि तकरीबन 20 से 22% माइग्रेंट वर्कर्स जो वापस गांव गए हैं, 20 जी। या 22%, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, ये वापस जी, कतई जी। नहीं आने वाले। हो सकता है हुँ। 80% वापस आ जाए, लेकिन 20 जी, से जी। 22% लोग अपने फील्ड को वापस पुनर्जन्म देना, या उसको रीजेनरेट करना, या उसके अंदर काम करने की पूरी क्षमता बना ली है। उन लोगों ने हुँ, डिसाइड कर हुँ। लिया कि भाई मुझे शहर में जाके 800 रुपया कमाने के बजाय मैं अपने गांव में रहकर 350 रुपया कमाने को तैयार हूं। जी, जी। ये बहुत सारे लोगों ने निश्चित कर लिया। उनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन हुँ, आप 100% ये मानिएगा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, खाने की जो नीड है वो भी बढ़ते जाएगी। हुँ, हर एक एकड़ जमीन के ऊपर उसकी ईल्ड, यानी कि कितना निकलता है, कपज कितनी होती हुँ, है, उसके ऊपर हुँ, एक प्रेशर रहेगा। तो हर हुँ, आदमी ये सोच रहा है कि अगर पिछले साल अगर मेरी 1 एकड़ की जमीन ने इतना इतना मिलियन टन दिया, तो ये साल कितना देगा, यानी कि ईल्ड के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आएगा। और बहुत हुँ, सारे बच्चे जो कंप्यूटर सीखे हैं, जो टेक्नोलॉजी सीखे हैं, एमबीए सीखे हैं, ये लोग हुँ, आजकल फील्ड में जा रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले ही मैंने किसी एक सज्जन के बारे में लिखा था, जो सिंगापुर में एमबीए कर रहे थे और काम कर रहे थे। वो वापस आके 90 साल पुराना वाला एक पाइपलाइन को खोद के निकाले, जो ब्रिटिशर्स हुँ, लोगों ने बनवाया था, और उसमें से हुँ, पानी लाकर अपने गांव के 1100 एकड़ की जमीन को वापस रीजेनरेट करवाया। तो हुँ, अब पढ़े पढ़े लिखे आदमी मीन्स पढ़ना लिखना क्यों, पढ़ना लिखना मतलब आप कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। अगर हुँ, आप पढ़े लिखे हो तो खेती में जा रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि खेती हुँ, के लिए अब पढ़ा लिखा आदमी की बहुत जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि मिडिलमैन आपका पैसा खा के चला जाता है। हुँ, तो उस मिडिलमैन को निकालकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसको सीधा कस्टमर के पास अगर आप पहुंचा सकते हो, और आपकी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो, काम पे ला सकते हो, तो आपका आपका भी अच्छा होगा, कस्टमर जो खरीद रहा है उसका भी अच्छा होगा, और डायरेक्ट आपके फार्म से लेकर उसके डाइनिंग टेबल तक चला जाएगा। जी, और जी। एक प्रश्न आ रहा ये है। कोरोना वायरस ने ये प्लेटफॉर्म बना के ही छोड़ेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात का। जी, जी, जी। एक प्रश्न आ रहा है, गौरव गिरिजा शुक्ल हैं, वो पूछते हैं, छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं, रायपुर के हैं, बहुत बौद्धिक किस्म के व्यक्ति हैं। वो पूछते हैं कि ग्रामीण अंचलों में निजी स्कूलों पर बड़ा संकट आया है। इस पर आपका क्या ओपिनियन, उनको किस तरह से अपने आप को रिजोनवेट करना चाहिए? से देखिए, निजी निजी वरुण निजी निजी स्कूल में तो बड़ा, मैं एक बात बताता हूँ। मैंने आज ही मैंने मेरे मेरे स्तंभ पे लिखा है इसके बारे में। हम टीचर हुँ, को टीचर क्यों मानते हैं, एक प्रोफेशन क्यों मानते हैं, उनको हमने कभी गुरु नहीं माना। ये जी, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमने कभी उस जी, देखिए, मैं जब बच्चा था, मैं जब स्कूल जाता था, तो मैं भी बाजार जाता था, मैं भी अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़ के जाता था, और टीचर रास्ते में मिलते थे। लेकिन टीचर को कभी हमारे माता पिता ये नहीं पूछते थे कि मेरा लड़का कैसा कर रहा है। और जी, जी, कतई स्कूल की बातें रोड पे नहीं होती थी। आज आप देखिएगा, आप ही के रायपुर के सवाल है इसलिए मैं आपके रायपुर के मॉल की बात कर रहा हूँ। आपके रायपुर जी, के जी, मॉल में अगर कोई बच्चा, कोई टीचर अगर अपना घर का सामान खरीदने चला गया, और उसको किसी हुँ, बच्चे के माँ बाप बच्चे के साथ देख लिया, तो क्या होगा बताइए। आप जी, 50 सवाल पूछोगे कि अपना बच्चा क्या कर रहा है। आप क्या समझ रहे हो कि टीचिंग इज ए प्रोफेशन, टीचिंग इज नॉट ए प्रोफेशन। जी, जी, टीचिंग एक बहुत अलग लेवल का था उस जमाने में। हुँ, हुँ, हम टीचर को जो रेस्पेक्ट एक्चुअली देना चाहिए वो कभी नहीं दे रहे। जी, और जी, आप दूसरी तरफ देखिएगा, दूसरी तरफ जब हम लोग हमारी पैसे भरते थे, हमारा स्कूल का फीस 2 रुपया होता था। सरस्वती जी, विद्यालय नागपुर का फीस 2 रुपया होता था। लोग हंसेंगे जी, उस पैसे को आज सुनकर। लेकिन जब हुँ, हम 2 रुपया जाके भरते थे काउंटर में, काउंटर वुंटर कुछ नहीं होता था, एक टेबल होता था, काउंटर करके कुछ होता जी, नहीं था। तो जब वो टेबल में जाके हम भरते थे तो हमको एक रसीद मिलती थी, उसमें लिखा रहता था कि नवंबर का फीस 2 रुपया।
और आज का फीस की रसीद निकाल कर देख लीजिए, रघुनंदन जी सर, लैबोरेटरी फी, बिल्डिंग फी, फलाना फी, इलेक्ट्रिक करंट फी, ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी। आई थिंक इंटरनेट रघुनंदन जी फैसिलिटी, साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है और उनकी आवाज भी यहाँ नहीं आ रही है, लेकिन आप बने रहिएगा क्योंकि ये तकनीकी थोड़ी सी खामियां हैं अभी समय। जी सर कंटिन्यू, थोड़ा सा टेक्निकल इसमें इंटरप्शन आया था। अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे बिल्कुल रहा है? बिल्कुल जी 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 अच्छा, जी नहीं तो उस जमाने में जो 2 रुपए की जो फीस होती थी वो नवंबर या दिसंबर की फीस का रिसीट होता था, ठीक है। जी और जी आज के जमाने में जो फीस हो रही है उसमें आप लैबोरेटरी फी, बिल्डिंग फी, इंटरनेट फ्री, फलाना फ्री, डिगाना फ्री, आप दुनिया भर के फी लिखते हो। कभी टीचर की सैलरी के बारे में जी सोचा है? जी हमने नहीं सोचा, क्योंकि हमने स्कूल, उस जमाने में स्कूल ट्रस्ट बिल्ड करती थी, सोसाइटीज बिल्ड करती थी, जी और आज के जमाने में जी स्कूल एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड करते हैं। क्यों? एंटरप्रेन्योर्स को कमाना है। अब पढ़ाई जी कमाने का तरीका नहीं है भाई साहब, पढ़ाई आपके जी देश को स्ट्रांग करने का तरीका है। उसके लिए आप जी विद्वान को बिठाते हो स्कूल में, अब उस विद्वान को जी विद्वान तरीका ट्रीट कीजिएगा। अब जब विद्वान तरीका उसको ट्रीट नहीं करोगे, एम्प्लॉय तरीका ट्रीट करोगे, फिर वो पढ़ाएगा भी उसी तरीके से। ये प्रॉब्लम है हमारी। तो ये जो आवाज आ रही है ब्रो, आवाज नहीं है? टेक्निक बड़ा वरुण। हमें करना पड़ रही है। जी सर, थोड़ा सा इंटरनेट एक बार फिर से डिस्टर्ब कोई किया। बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो होते रहता है। अभी देखिएगा, अभी हमको ये इंटरनेट में भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब इसमें नीतियां जी हाँ आएगी, उसको आप 5G जी बोलिए, 6G बोलिए, जो जी बोलना है बोलिएगा। तो जी हाँ ये सब आपको इसीलिए मैं कह रहा था कि आपका जो एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम है, उसको आप प्रॉफिट एंटरप्राइज बनाओगे तो एजुकेशन सिस्टम खपत नहीं होगी। आपको आपको एजुकेशन सिस्टम को एक डिफरेंट लेवल पे रखना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को डिफरेंट लेवल पे रखना पड़ेगा। उस जमाने में स्कूल इसलिए लोग चलाते थे क्योंकि वो एक पोजीशन जी देता था सोसाइटी में, और आज लोग स्कूल चलाते हैं, एक्चुअली जी वो आज सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। जी एक टेक्निकल अपडेट किया है हमारे सॉफ्टवेयर ने कि अब आपको सीधे स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहे होंगे। नहीं, समझ में नहीं आया। जो लोग भी फेसबुक पर पूछ रहे हैं, इनमें
इनकी अपनी एक अलग। हाँ, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है लगता है, पता नहीं यहाँ से है वहां से है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं मेरी मूविंग पिक्चर्स को तो देख पा रहा हूँ, लेकिन आपकी देख नहीं पा रहा हूँ मैं। कुछ सुनाई दे रहा है वरुण? अभिषेक जैन पूछ रहे हैं कि क्या हमारी मौजूदा पाठ्यक्रम व्यवस्था ठीक है, जिंदगी से जुड़े हुए विषयों को क्यों नहीं हम पढ़ाया करते हैं। वरुण, मैं जवाब दूं? हाँ नहीं, अभी हेलो, मैं जो सवाल नीचे देख रहा हूं उसको मैं जवाब दे सकता हूं? जी जी जी। अच्छा, अभिषेक जैन पूछ रहे हैं कि क्या हमारी मौजूदा पाठ्यक्रम व्यवस्था ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिंदगी से बिल्कुल जुड़े बिल्कुल विषयों बिल्कुल। को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। देखिए, मैं बड़ा एक सिंपल चीज कहता हूँ कि जब आप हॉस्पिटल अपना आप जब होटल जाते थे, एक जमाने में जब थाली खाते थे, थाली में सभी चीजों को परोसा जाता था, बहुत सारी चीजों को परोसा जाता था। अब उसमें 2-3 सब्जियां होती थी, 2-3 प्रकार के ग्रेवी आइटम होते थे, 1-2 अचार होता था, पापड़ होता था, सब कुछ होता था। आप उसमें से कुछ लेकर खाते थे, सब कुछ नहीं खाते थे। लेकिन थाली में क्या होता है, खाने के बारे में आपको एक्सपोज किया जाता है कि खाने में अवेलेबल क्या क्या है। आप जैसे जैसे वो आपका जी इनिशियल पढ़ाई का पाठ्यक्रम है। हम इतने बड़ा देश है, 130 करोड़ लोग हैं, और इसमें सब लोगों को एक तरीके का पढ़ाई करना है, तो हमें थाली सिस्टम रखना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप आला कार्ट सिस्टम जी पे आते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में मेनू कार्ड को देखकर ऑर्डर करते थे, उस तरीके के कॉलेज में जाकर आप अपनी चॉइस के फूड, यानी कि अपनी चॉइस का, अपनी एजुकेशन जहां पे करना चाहते हो वो करते हो। इसीलिए आपको 10 साल या 12 साल तक आपको एक प्रकार की थाली सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब थाली सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको खुद को मालूम पड़ जाता है कि किस खाने पे या किस सब्जी पर आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, आप उसको बार बार खाते हैं। तो उस वो जो सिस्टम है, उसको मैं गलत नहीं कहूंगा। ये एक ही सिस्टम है इतना बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री में काम करने का तरीका। आप अगर अलग अलग शुरुआत से ही कर देंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। हाँ, अब बात रही आलोक की कि हम जिंदगी की विषय को जी क्यों नहीं सिखा सकते। तो ये बात सही है कि लाइफ स्किल को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे अमेरिका में शॉप करके एक क्लास होता है, वहां पे कार को लेके आके या स्कूटर को लेके आके वो पूरा नट एंड बोल्ट खोलते हैं, वापस लगाते हैं। ये लाइफ स्किल है। और वहां पे स्विमिंग सिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूएस ऐसे कंट्रीज में जाके अगर आप देखोगे तो वहां पे कार रिपेयर करना और टायर बदली करना या आप स्विमिंग करना सिखाया जाता है, क्योंकि उस कंट्री की रिक्वायरमेंट वो है। उस कंट्री में बहुत बड़ा देश है, पुलिस मेंटेन नहीं कर सकती, उनका जो लैंड एरिया है वो बहुत ज्यादा है, और उस लैंड एरिया ज्यादा होने की वजह से हर जगह में पुलिस पहुंच नहीं सकती, और बाढ़ बार बार आता है, क्योंकि फ्लड बार बार आता है। तो उसमें से कम हर एक नागरिक अपने आप को थोड़ा बहुत बचा लेना चाहिए, इसीलिए उसको स्विमिंग कंपल्सरीली सिखाया जाता है। और जहां तक कार मैकेनिक्स या स्कूटर मैकेनिक या ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स का संबंध है, वो इसलिए सिखाते हैं कि वो थोड़ी बहुत मैकेनिज्म सीख लेना चाहिए, ताकि वो कम से कम मैकेनिक के एरिया तक पहुंच जाए अगर रास्ते में कोई चीज खराब हो गया तो इस प्रकार से हर एक देश अपना मेनू कार्ड, यानी कि अपनी एजुकेशन सिस्टम को डिसाइड करता है। और हर एक देश जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट को देखकर डिसाइड करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें उनको देखकर कॉपी मारना चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं कि वो लोग हमको देखकर कॉपी मारना चाहिए। हमने अगर पीटी, फिजिकल एजुकेशन करके कोई चीज फिर को एक बार एक इशू। हाँ जी, सरकार का फोकस मेडिकल फैसिलिटीज पर है, जरूरी है, परंतु विभिन्न विभाग भी तो है। अब तो दोषी देने की बात हो गई है, अब तो विभिन्न विभाग है, मैं ना नहीं कहता हूं, लेकिन
मेडिकल अभी इमरजेंसी है इसलिए वहां पे दे रहे हैं। अब थोड़ा दिन वेट करके देखते हैं आगे क्या होता है करके। वरुण, कुछ इश्यू आ रही है तो कुछ अगर इश्यू आ रही है तो हम इसको एक टाइम अनाउंस कर दीजिएगा, कल के लिए या रात के लिए हम कर लेते हैं। प्रश्न है बेंगलोर से हैं, बुद्धिजीवी हैं जी, पूछ रहे हैं। मैंने तो वही जवाब दिया कि सरकार की फोकस अभी मेडिकल फैसिलिटी पे इसलिए है क्योंकि ये इमरजेंसी है और ऐसी स्थिति हमने caused by an unstable internet connection। हाँ वरुण, हम एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से इसको हम ऐसा टाइम पे रखते हैं जब इंटरनेट कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होगा। We are focusing and a big issue आप बने रहे हमारे साथ, सभी बने रहें और अग्रवन साहब को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, बहुत बड़ा इंटरप्शन की वजह से ये इश्यू आ रहा है। मैं शॉर्ट में आपको 3-4 प्रश्न दे देता हूं ताकि आपका समय हमारे लिए बहुत कीमती है। मुकेश सराफ जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, वो पूछ रहे हैं कि एक स्कूल का किसी का उन्होंने नाम लिया है कि रेगुलर अच्छा आपका वो बोल रहे हैं कि मैं आपका नियमित पाठक हूं और नियमित रूप से आपको पढ़ता हूं और आप जो लिखते हैं उससे बहुत कुछ जीवन में सीखता हूं। ये मुकेश सराफ जी आपके बारे में बोल रहे हैं। धन्यवाद। और आलोक वर्मा जी हैं बेंगलोर से, जिनका प्रश्न फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। आलोक वर्मा जी बहुत अच्छे किस्म के विचारक हैं, पेचीदा सब प्रश्नों में बहुत प्रश्न करते हैं फेसबुक पर और अच्छे डिटेल्ड में सोचने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं सरकार का फोकस मेडिकल फैसिलिटी पर है, जबकि अब थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहिए बाकी करेक्शंस की तरफ। हाँ, अब मैं भी मानता हूँ ना, मैं भी इस बात को मानता हूँ क्योंकि ऐसा एक मेडिकल इमरजेंसी आया है जिसका पहले हम लोगों को कोई एक्सपीरियंस था नहीं। शायद हो सकता है कि इसके वजह से बहुत सारे लोग उसके ऊपर फोकस हो। अब समय आ रहा है, अब गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है कि हमको स्लोली अनलॉकडाउन करना चाहिए, हम व्यवहार में जाना चाहिए, तो नीति विभाग या विभिन्न विभाग में अब फोकस शिफ्ट हो रहा है। अब उसकी स्पीड देखिएगा, अब सरकार की अपनी एक स्पीड होती है, उसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि प्राइवेट ऑपरेटर तरीका कर पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग है, वो यूनिवर्सल है, पूरे देश के लिए लागू होना है। तो उनकी स्पीड के ऊपर अभी निर्णय लेना कुछ अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन पे है, यही मैं कहूँगा। जी। एक प्रश्न आया है दिव्या अभिशाह। हाँ जी, दिव्या अभिशाह आपसे पूछ रहे हैं कि बच्चों में मोबाइल की लत बहुत परेशान कर रही है, उसके कारण वे चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सैल हो रहे हैं, कोई उपाय बताएं। दिव्या अभिशाह आपसे पूछ रही है। नहीं, देखिएगा, अगर स्कूल नॉर्मल होता तो मैं आपको उपाय बता देता था। अभी स्कूल अब नॉर्मल सिचुएशन पे चल रहा है, स्कूल खुद मोबाइल को यूज करके आप लोगों को पढ़ाई करा रहा है, तो मोबाइल की लत तो अभी लगेगी, मैं ना नहीं कहता हूँ, लेकिन मोबाइल में इतना पढ़ाई इंक्रीज कर दीजिएगा कि मोबाइल को हाथ लगाना बच्चे पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि मोबाइल में जनरली क्या होता है, आप एंटरटेनमेंट की वजह से मोबाइल देते थे, लेकिन अभी आप वेट कीजिएगा, मोबाइल में इतनी एजुकेशन की फ्लो आ रही है, कॉलेज वाले, स्कूल वाले, टीचर्स की होमवर्क, व्हाट्सएप, हर चीज उसमें मोबाइल में आना शुरू हो गया है। हो सकता है कि मोबाइल को लेकर बच्चे चिड़चिड़ हो जाएंगे कि मोबाइल नहीं चाहिए, ये बोलना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी ये सिचुएशन आने वाला है कि हम मोबाइल के बिना कोई पार्टी करेंगे, मोबाइल के बिना कहीं मिलेंगे, मोबाइल के बिना बात करेंगे, ये जमाना भी आएगा और बहुत जल्दी आएगा क्योंकि कोरोना वायरस ने बहुत ओवर यूज कर दिया मोबाइल को।
डिजिटल डिटॉक्स का टाइम आएगा। हम अपने इस प्रोग्राम की सीरीज में डिजिटल डिटॉक्स पर भी बात करने वाले हैं। हमारे साथ देश के एक बड़े डिजिटोलॉजिस्ट हैं उज्जवल चुग, वो होंगे बहुत जल्दी, उन्होंने समय दिया हमको 10 जुलाई के लगभग का। तो 3 दिन की हम एक पूरी वर्कशॉप इसी चैनल पे करने वाले हैं। एक महेश तिवारी जी हैं जो पूछना चाहते हैं, सर ऑनलाइन शिक्षा क्या देश के आगामी भविष्य के लिए बेहतर साबित हो सकती है? नहीं, ये मदद कर सकता है महेश जी, ये मदद करेगा, ये परमानेंट नहीं रहेगा ये, क्योंकि अभी एक अनयूजुअल सिचुएशन है जहां पे हम फिजिकल कांटेक्ट नहीं रख सकते हैं, इसीलिए टेक्नोलॉजी के माध्यम को लेकर हम पढ़ा रहे हैं। और एक तो टाइम आ गया, कितना महीना बंद करके रखेंगे स्कूल को, इसलिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से शुरू हुआ है। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, एजुकेशन एक ऐसी जगह है जहां पे थ्योरी से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज, टीचर की बॉडी लैंग्वेज से बच्चा ज्यादा सीखता है। तो आपको वो बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, वो होगा। शायद थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि कोविड-19 थोड़ा सा अलग तरीके का खेल खेल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जी जी, आपके एक प्रशंसक हैं संजय पांडे, वो आपको बधाई देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं आपको पढ़ते हम नियमित रहे हैं, आज हमें आपको सीधा जानने विचारने का मौका मिला। एक मुकेश सराफ हैं जो पूछते हैं क्या इस साल स्कूल खोलना उचित होगा? इनका इशारा संभवतः 0 ईयर की तरफ है। मुकेश सराफ जी हैं। मैं तो एक बड़ा, अगर मुझे कोई परमिशन देगा तो मैं तो एक चीज को अनाउंस करने को तैयार हूँ साहब। यूएस में एक चीज होती है कॉल्ड गैप ईयर करके एक होता है, जिसका मतलब एक बच्चा डिसाइड करता है कि मैं ये साल नहीं पढ़ूंगा, ये साल पूरा मैं सोचूंगा कि मुझे अगले साल से क्या करना है, और उसके मुताबिक वो अपनी प्लानिंग बनाना शुरू कर देता है। मेरे ख्याल से ये 2020-21 की जो एकेडमिक ईयर है, बहुत सारे बच्चे लोग इसको गैप ईयर मानकर, क्योंकि वैसे भी तो पास होने ही वाले हैं, गवर्नमेंट उनको पास करवाएगा, अगर वो पास होने ही वाले हैं, इसको आप गैप ईयर मानकर इस तरीके से प्लानिंग कर लीजिएगा कि आपकी आगे आने वाली जिंदगी में आप किस तरह से प्लान करने वाले हैं, और उस प्लानिंग के मुताबिक 2021 से लेकर आप आगे क्या करोगे, इसकी एक ब्लूप्रिंट बना लीजिएगा। अब स्कूल खोलना उचित होगा नहीं होगा, ये तो कंप्लीटली डिपेंड करता है वायरस की स्प्रेड के रेट के ऊपर। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पता तो लग रहा है कि जितना अपन जल्दी खोल रहे हैं उतना जल्दी स्प्रेड भी ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है उस पर अपने वेट करके देखना पड़ेगा। आलोक वर्मा जी वापस एक सवाल पे खड़े हो गए। यस स्टूडेंट की जो फिजिकल ये है वो भी चाहिए तभी कुछ ऑनलाइन भी होना चाहिए। हाँ, तो सब चीज चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा दूसरे स्टूडेंट से भी सीखता है, टीचर से भी सीखता है, समाज से भी सीखता है, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, ये होगा। जी जी जी। अब एक नया क्वेश्चन है आलोक शाह जी का। आलोक शाह पूछ रहे हैं जीवन प्रबंधन कितना जरूरी है जिंदगी में? जो जरूरी शिक्षा है, अध्यात्म शिक्षा और जीवन संभव है? नहीं, ये तो देखिएगा बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अभी क्या, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। जब क्लासरूम में जाकर मैं 3 घंटा पढ़ाता था, मैं खुद पढ़ाता हूँ, जब मैं 3 घंटा क्लासरूम में जाके पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत सारे विभिन्न एग्जाम्पल देता हूँ, कोई एक स्टाइल मारता हूँ, कोई एक एक क्लिप दिखाता हूँ, एक फिल्म दिखाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अब मैं जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसी चीज को जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मेरे पास कंटेंट की बहुत जरूरत होती है। कंटेंट इतना लेकर अगर मैं क्लास में चले जाऊं तो क्वेश्चन आंसर करके मैं उस 3 घंटे को खींच सकता हूं, लेकिन जब मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाता हूं तो मेरे पास कंटेंट की भरपार होनी चाहिए कि कम से कम मैं 6 घंटा 7 घंटा पढ़ा सकूं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली वो मोनोलॉग सिस्टम होता है, हम एक तरफ से बोलते जा रहे हैं, वहां पे बच्चे सुन रहे या नहीं सुन रहे ये भी नहीं मालूम पड़ता है। कभी कभी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे ये प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको ये बिल्कुल मान के चलना पड़ेगा कि जब आपके पास कंटेंट रहेगी तो आप एकदम फर्स्ट क्लास रहोगे, आपके पास कंटेंट नहीं रहेगी तो आपको तकलीफ होगा। जी जी। धर्मेश नामदेव जी पूछ रहे हैं सर आपसे मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार इस महामारी से निपटने के लिए सरकारें युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है, अन्य बीमारियों के लिए भी यदि यही समग्र भाव हो तो कितना अच्छा हो? उम्मीद करता हूँ धर्मेश जी कि ऐसा ही हो तो अच्छा हो, मैं भी यही चाहता हूँ।
अन्य बीमारी के लिए हो, क्योंकि हर चीज, कैंसर या और कोई बीमारी है, ये सारी चीज सभी सभी एक प्रकार की महामारी है। लेकिन इस पर्टिकुलर फ्लू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक कांटेक्ट होने के बाद ये सभी को संक्रमित कर सकती है, इसीलिए इसका डर ज्यादा है। बाकी चीज संक्रमित नहीं होते हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन पे होता है, इसीलिए शायद अटेंशन ज्यादा नहीं है। इसमें डर एक नाम चीज बहुत जल्दी फैल गई है लोगों के बीच में। जी जी हाँ, इसमें डर बहुत है। अगर आप एक इजाजत देंगे तो एक प्रश्न और ले सकते हैं हम। बिल्कुल। महेश तिवारी जी पूछ रहे हैं, युवा में बढ़ती बेरोजगारी और अवसाद को किस हिसाब से देखते हैं और कैसे इसको मैनेज करें? मैं बिल्कुल इसमें सहमत नहीं हूं महेश जी की बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी कहाँ बढ़ रही है? बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम एक्चुअली अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटी के स्किल्ड नहीं है। अपॉर्चुनिटी बहुत है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं बहुत सारे लोगों को कंसल्टेंसी देता हूं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं। लोग ये पूछते हैं मुझे, यार मुझे एक अच्छा आदमी दो ना। अब उस अच्छा आदमी का डेफिनेशन क्या है बताइए आप मेरे को? पढ़ा लिखा? मुझे नहीं मालूम। अच्छे आदमी का मतलब क्या है? हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये पूछता है, यार मुझे एक अच्छा आदमी चाहिए अकाउंट्स पे, चाहिए मुझे अच्छा आदमी रिसर्च पे, चाहिए मुझे एक अच्छा आदमी सिक्योरिटी में चाहिए। तो मैं महेश तिवारी जी से ये पूछना चाहता हूं कि उस अच्छा आदमी हम पाते। अच्छा आदमी का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम देवता बन जाइए, नो। आप उस अपॉर्चुनिटी को लेकर, वो जो पर गैप सर, है, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को जो गैप है, उस गैप को आप आइडेंटिफाई करके उसमें अगर आप फिल कर सकते हो तो आप बेरोजगार कैसे रहोगे? आप बेरोजगार तब जी रहते हाँ, हो, आप चाहते हो कि मैं वही नौकरी करूं। मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही नौकरी चाहिए, मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में ही नौकरी चाहिए, तो फिर सर मुश्किल है, फिर मुश्किल है। आप भूलिए, मैं फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूं। अब फाइनेंस में कोई भी काम हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जी देखिएगा, इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस को देखिएगा। आज पूरे 130 करोड़ में मात्र 6 या 7% लोग इंश्योर्ड है। इसका मतलब पूरा देश में 124 करोड़, 122 करोड़ कम से कम अनइंश्योर्ड है। इनको हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते, कोई जाके इनको इंश्योरेंस के बारे में बताता नहीं है, कोई इंश्योरेंस एजेंट बनना नहीं चाहता। अब गवर्नमेंट की स्कीम के इंश्योरेंस अलग होते हैं, आपकी पर्सनल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट कहती है कि इतने इतने संख्या कमाने वाले लोगों को सबको इसके अंदर हम इंश्योर कर देंगे, वो अलग बात है। आपका खुद का इंश्योरेंस कितना है? आने वाले समय पे देखिएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा बिकेगा। गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी का मतलब क्या है? जैसे ओला उबर। ओला उबर करता क्या है? उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, और आपकी गाड़ी है, आप ड्राइवर हो। आपको उसने एनरोल किया और आपका जो टैक्सी है उसको जिसको चाहिए उसके साथ कनेक्ट किया टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से। ये गिग इकोनॉमी बढ़ेगा। आपको कोई चीज चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसको प्रोड्यूस करूं, मैं आपको उसके साथ कनेक्ट करूंगा जो उस चीज को आपको सप्लाई करेगा। तो वो गिग इकोनॉमी आने वाले समय पे बहुत एक बढ़ेगी। मीडिएटर का क्रिएशन। हाँ। जी तो जी, एक ऑफिस सवाल मनीष ऑफिस में, खेतान जी का है, एक साल ड्रॉप या जी, हाँ, ड्रॉप अप और एक गैप ईयर। सवाल मनीष खेतान जी का है, उनका कहना है कि एक साल ड्रॉप गैप ईयर कर दिया जाए तो कैसा हो? बिल्कुल, सुभान अल्लाह, अच्छा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस एक साल में बच्चे लोगों को आप ऐसे लाइफ स्किल सिखाइए जो उनके आने वाले 50 साल के लिए काम आ जाए। हमारे गुरुकुल करता था ना, जी जी। हमारा गुरुकुल करता था, वही चीज कीजिए। हम्म। क्यों स्कूल के पीछे पड़े आप? स्कूल को बंद रखिए ना, क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर बंद रखना है तो, अगर ऐसी नौबत है तो, नहीं है तो चालू कर एक दीजिए, सवाल और कोई आपको फर्क नहीं स्क्रीन पर पड़ता। दिख रहा होगा सर। जी जी जी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज गिविंग। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यही होने वाला है, यही, इसी को मैं गिग इकोनॉमी के नाम से बात कर रहा हूं। यही यही चीज होने वाला है आने वाले समय में। मल्टीपल प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर को अपॉर्चुनिटी। बेचेगा, मिडिलमैन को हटा देगा, मिडिलमैन को कंप्लीटली हटा देगा। वापस वॉइस ड्रॉप हो गया।
हेलो। मीन्स ये इंडस्ट्री चलेगी जितेंद्र जैन साहब, मैं यही बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा कह रहा है कि एवरीबॉडी कैन सी यू एंड एवरीबॉडी कैन हियर यू, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, विच विल एक्सप्लोड इन अ बिग वे। नेटवर्क का एक बार फिर इशू कोई हुआ बात था, वो डायरेक्ट सेलिंग वाला प्रश्न जो था वो थोड़ा सा आंसर नहीं हो पाया था ठीक से। डायरेक्ट सेलिंग सबसे ज्यादा बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। ये एक नया एरिया है जो होगा और आजकल हो रहा है। बहुत सारे बम्बई के अपार्टमेंट्स में फार्मर लोग आके डायरेक्टली अपने सब्जियों को बेच रहे हैं। अब वो जमाना आएगा जहाँ पे चावल गेहूं भी आ जाएगा। जी 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 जी। एक प्रश्न फिर से अभिषेक जैन ने करा है, सर पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बच्चों के मनोविज्ञान को समझे बिना ही उन्हें शिक्षा दी जा रही है, वो भी सिर्फ अच्छी नौकरी के अभिप्राय के साथ, क्या इससे बच्चों में संवेदनाएं पनप पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन प्रश्न है। आप कभी भी पढ़ाई नौकरी के लिए मत कीजिएगा, पढ़ाई उसको इसलिए दीजिएगा कि वो अपने आप में काबिल बन जाए सब कुछ करने के लिए। अगर आप वो कर सकते हो तो वो अपने आप से नौकरी ढूंढ लेगा। लेकिन हम प्रॉब्लम, पढ़ाई का मतलब शिक्षा होना चाहिए। हाँ, जॉब से रिलेट मत कीजिएगा किसी भी पढ़ाई को। पढ़ाई खुद ढूंढ ले, पढ़ाई करने वाला आदमी नौकरी ढूंढ लेगा यार, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात। जी 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 हाँ, योग्य बनिए, योग्यता अपने आप आ जाएगी। आप योग्य बनिए और कुछ करने खाने कमाने की योग्यता खुद ब खुद चली आएगी। डॉक्टर रमन सर, आपका बहुत सारा समय हमने लिया, अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वो 5 टिप्स क्या हो सकते हैं बहुत फिंगर पॉइंट पर, जो हमें इस महादशा से, इस अवस्था से निकल हो सकते हैं? मैंने आपका सवाल तो समझा नहीं, लेकिन आपने कोई 5 पॉइंट के बारे में पूछा है जो 5 पॉइंट मैनेजरियल क्या हो सकते हैं सर इस कोरोना काल से निपटने के लिए? कोई देखिए, कोरोना काल एक प्रकार का एक महामारी है जो 1920 में भी आया था, 1800 में भी आया था। तो हर 100 साल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज आती रहती है जिसको मनुष्य हम ह्यूमन बीइंग्स ने निपटाया है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 5 पॉइंट अगर आप चाहते हैं तो पहली पॉइंट ये है, आप अपना काम पे फोकस रहिए। अपने को जो करना है उसको रोज कीजिए, रोज। ऐसा नहीं है जैसे मैं रोज लिखता हूँ, आप उसको रोज कीजिएगा, क्योंकि आप जब रोज कोई चीज करते हो तो आप उस पर एक्सपर्ट हो जाते हो। जब रोज कोई चीज को करते हो। पॉइंट 1। पॉइंट 2, कान आंख सब खोल के रखिएगा, क्योंकि आपका जो एडजस्टमेंट है वो अपने वातावरण को देखकर एडजस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि वातावरण बदलते रहती है, आप अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। तो नंबर 2, एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एडजस्ट करोगे तो आप उसमें से तैर जाओगे। आती है बाढ़, आती है। आप जब समुद्र में स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करते समय एक बाढ़ आ गया तो आप उससे एडजस्ट करते हो ना, थोड़ा सा दबके रहते हो तो फिर ऊपर से निकल जाता है। उस तरह से ही कोरोना वायरस से आएगा जाएगा, दोनों होएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कम से कम एडजस्टमेंट करने के लायक आप तैयार हो जाएगा। तीसरा, जो चीज करते हो फोकस करके 100% कीजिएगा, जो भी चीज करते हो, क्योंकि वो जब फोकस करके आप जब करोगे तो आप बेसिकली उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और चौथा, जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिएगा। जितनी जिज्ञासा रहेगी उतना सवाल पूछा जाएगा, और जितना सवाल पूछोगे उतना आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, और जितना इंफॉर्मेशन को आप फोकस के साथ सुनोगे वो आपके बेस में नॉलेज बनकर रहेगा और आपको कभी ना कभी काम आएगा। तो इसलिए वो चौथा वाला सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है,
जिज्ञासा को कभी ना मरने देना, जिज्ञासा रखिएगा, सवाल जरूर पूछिएगा। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जहां पर भी हो, आप अगर म्युनिसिपैलिटी में काम कर रहे हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, यार पूरा 100% देकर काम करो। तो आप 100% देके काम करोगे तो क्या होगा मालूम है, सक्सेस एक्चुअली आपके पास आएगा, क्योंकि आप बिल्कुल फोकस्ड हो। आप जो काम एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हो उसको आप सोचोगे उसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस क्या होगी। और हर एक दिन मनुष्य ही एक ऐसा आदमी है, कोई भी जानवर नहीं है। जब एक डॉग पैदा होता है तो उसको हम डॉग कहते हैं और कुछ नहीं कहते, उसको कम डॉग नहीं कहते। और इंसान जब पैदा होता है या इंसान जब बढ़ता है तो इंसान रोज एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करता है। और कंप्लीट ह्यूमन बीइंग अपना स्किल से, अपना कर्म से बनता है, और अपना कोई लक से नहीं बनता। लक रहना चाहिए थोड़ा बहुत, वो अपने पीछे है, लेकिन कर्म करते रहना चाहिए। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज ऑल अबाउट। पॉइंट्स टू यू। थैंक यू। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने जो है 5 बातें बताई हैं, मुख्य रूप से जो हर पाल की 4 बातें थी, एक कथा हुआ करती थी, एक कहानी पाठ हुआ करता था। इसी तरह 5 बातें हैं रघुरमन साहब की, आप एक बार फिर से चाहे तो देख लें। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। दूसरी, आप जो करते हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहें। दूसरा, एडजस्टमेंट करते रहें चीजों के साथ, परिस्थितियों के साथ। तीसरा, जिज्ञासु बने रहें। चौथा, 100% दें, जो भी करें वो उसके लिए 100% दें। 5वां और अंतिम है, इंसान बनिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप एक समग्रता से मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। खुद ब खुद बाकी के पार्ट्स आप रोल प्ले अपने आप ही कर लेंगे। रघुरमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस स्पेशल कार्यक्रम के लिए, और क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट का इंटरप्शन रहा। थैंक यू वेरी मच सर। तो कल फिर हम मिलेंगे इसी चैनल पर बहुत खास कार्यक्रम के साथ। छत्तीसगढ़ के धमधा गांव से, धमधा के ग्रामीणों ने 126 गांवों को, 126 तालाबों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है, और इसको लीड कर रहे हैं गोविंद पटेल। और इस गांव के पूरे तालाबों को फिर नए ढंग से सृजित करने का, जो एक्सकेवेशन में मिले हुए पुराने ताम्र के और डिफरेंट धातुओं के जो सिक्के हैं, उनको भी वो संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि कल को बढ़ाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, लोगों को लाइक करने के लिए बोल सकते हैं तो और बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।